देवेंद्र वो आ गया। देवेंद्र उठ भाई, जल्दी कर। अब क्या हो गया भाई, क्या हुआ? वो सचमुच आ गया यार। अरे कौन आ गया? छोटे नाना पापा कब आएंगे? आएंगे बेटा। अब क्या बोले, भगवान की जैसी मर्जी। जितना खोज सकते थे उतना खोजा, जो कोशिश कर सकते थे वो सारी कोशिश की, अभी तक लाश भी नहीं मिली है। बहुत बुरा हुआ वीर जी, बेचारे की लाश तक ना मिली। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। कुछ भी नहीं मिला, ना मोबाइल ना पर्स, कुछ भी नहीं। बस अपने बच्चे पल जाएं किसी तरह। बहुत मुश्किल समय आन पड़ा परिवार पर। हौसला रखो वीर जी, हौसला रखो। अरे रोले, रो काहे नहीं रही है? रुलाओ इसको। मम्मा क्या हुआ? मम्मा क्या हुआ? भैया, नरेंद्र भैया, देवेंद्र ने सबने मार डाला मेरे भाई को। सबने मार डाला मेरे भाई को। देवेंद्र, पापा कहाँ गए? अरे हट, हट। अरे जरा सा सब्र नहीं हो रहा तुम लोगों से? अरे कम से कम हमारे भाई को देखने तो देते एक आखिरी बार। अरे हमारे भाई की लाश को हमारे आने से पहले टिकाने लगा दिया। ऐसा नहीं है, हमें भी लाश नहीं मिली। तेरा सब नाटक पता है मुझे, समझा? ये सब नाटक हो रहा है यहाँ पे, नाटक। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग बैठो तो सही। तो वही है ना, हाँ, जिसका इसके साथ चक्कर चल रहा था। अब समझ में आया क्या खेल खेला जा रहा था। तो तेरी चक्कर से ये यहाँ कर बैठी रहती थी ना, हाँ? पूरे गांव वालों को पता है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा था, समझे? बिल्कुल ठीक बोल रहे हो तुम देवे। और हमको तो ये लगता है कि ये दोनों चंटू बंटू है ना, ये इन दोनों की नाजायज औलाद है। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हैं? क्या सही बोल रहे हैं एकदम। अरे हमारे भाई के जाने के बाद कहाँ घूम रही थी, कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही थी, रंगरलियां मना रही थी। अरे है कहाँ? एक शब्द, अगर एक शब्द और कहा ना तो सारे रिश्ते नाते भूल जाऊंगी मैं। निकलो, निकल जाओ यहां से। और हाँ, इनके काम पर गुजरात जाने के बाद से मैं यहां आकर क्यों रह रही हूं, अगर ये बता दिया ना तो तुम लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए बात जितनी पर्दे में रहे ना उतना ही अच्छा है। बात तो दूर तक जाएगी, और ये थप्पड़ मार कर ना तुम बहुत गलत की हो सुशीला। इसका बदला तो हम लेंगे। अब हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, कचहरी जाएंगे, जहां जाना पड़ेगा ना वहां जाएंगे, लेकिन भैया को इंसाफ दिलाएंगे और तुझे जेल के अंदर करवाएंगे। हाँ, और तुम लोग को छोड़ेंगे भी नहीं, समझे? अरे एक तो हमारे भैया को मार दिया, खबर तक नहीं की तुम लोगों ने। अरे अपने बड़े भैया का अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाए हम लोग। बुड्ढा सुशीला, तुम देखना अब क्या करते हैं हम लोग तुम्हारे साथ। चलो भैया, आओ।
बात ऐसी है इंस्पेक्टर साहब, हम सुरती गांव के रहने वाले हैं और यहीं शाहपुर में हमारे भाई का ससुराल है। हमको रिपोर्ट लिखानी है। हमारे भाई की पत्नी सुशीला और उसके बाप ने मिलकर हमारे भाई को मार डाला। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कैसे कह सकते हैं? दरअसल हम बताते हैं इंस्पेक्टर साहब। देखिए, हमारे जो भैया थे वो काम के लिए गए थे गुजरात, और जब वो गुजरात गए तो हमारी जो भाभी हैं वो अपने दोनों बच्चों को लेकर चली गई मायके, और तब से वो मायके में ही रह रही हैं। कहना नहीं चाहिए इंस्पेक्टर साहब, हमारी भाभी हैं, लेकिन उनके जो लक्षण है ना, क्या है बताए, मतलब। अरे बोलिए ना भैया, जब उसको करते हुए शर्म नहीं आया तो आपको काहे लाज आ रही है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, बात ऐसी है ना कि वो सुशीला और वो जो गांव का कन्हैया है, दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा था साहब। दोनों ने मिलकर हमारे नाक कटा दिए, तभी तो हमारे भैया के जाने के बाद वो यहीं आके रहने लगे साहब। हमको पूरा शक है इन सब ने मिलकर हमारे भाई को मार डाला है। आप रिपोर्ट लिखिए, सबको पकड़िए और जेल में डालिए साहब। देखो, पुलिस बिना किसी सबूत के किसी को भी उठाकर जेल में नहीं डाल सकती है। और अभी अभी आप लोगों ने कहा ना कि आपके बड़े भैया की डेड बॉडी नहीं मिली। कानून सबूतों के आधार पर चलता है, ना ही कि जज्बातों के। आप लोग एक काम कीजिए, आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाइए, हम अपनी उचित कार्रवाई शुरू करते हैं और जो कोई भी दोषी होगा हम उसे सजा दिलवाएंगे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, वो बात आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये सब कार्रवाई होने में बहुत टाइम लग जाएगा, और तब तक जो हमारी भाभी है ना वो अपने यार के साथ भाग जाएगी। तो आप क्या निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम पर यकीन रखिए। आप सबसे पहले अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाइए, हम अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। और अगर वो लोग वाकई में गुनहगार है तो वो लोग कहीं पर भी छिप ले, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। यादव, यस सर, इन दोनों की रिपोर्ट दर्ज कर लो। आइए सर। क्या करेंगे देवेंद्र? तो पंचायत हमारी बात मान नहीं रही है, पुलिस वाले कह रहे हैं कि रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी, तो पुलिस वाले कुछ नहीं करने वाले। इनको सबसे पहले चाहिए सबूत। भैया, अब कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना। हम लोग एसपी साहब के पास चलेंगे। मेरे को लग रहा है ये फुल प्रूफ मर्डर, और हमको लाना पड़ेगा सबूत। कानून के सताए लग रहे हो भाई साहब। अरे आप हैं कौन भाई साहब? ये लो, मैं कौन? ये ली, थोड़ा जगह दीजिए। अरे एक चाय पिलाओ इनके खाते में। मैं एडवोकेट परमार, कानून का जानकार, BA, M, LLB, LLM, चालू है प्रैक्टिस पूरे 8 साल। धन्यवाद। तो परमार जी, आप हमारी मदद कर पाएंगे ना, क्योंकि हमारी बात मानने के लिए कोई राजी ही नहीं है। आप समस्या बताओ, हर समस्या का समाधान है कानून के काले अक्षरों में। नाम है परमार, पर मैं परमार्थ कतई नहीं करता। अब मेरा मतलब है मुद्रा लगेगी। देखिए वकील साहब, आप इसकी चिंता मत करिए, हमें सिर्फ अपने बड़े भाई को इंसाफ दिलाना है और कुछ नहीं। बस इंसाफ दिलवाना है, या फिर उसके हिस्से की प्रॉपर्टी पे हाथ भी साफ करना है? वो कैसे होगा? वो सब हम पे छोड़ दीजिए। बस प्रॉपर्टी का 20% शुल्क देना होगा, बाकी सब मैं निपट लूंगा। वैसे प्रॉपर्टी की कीमत कितनी होगी? परमार जी, ज्यादा नहीं है, यही कुछ 10 लाख के आसपास बस। हिसाब किताब में कमजोर हो आप लोग। खैर, वो मैं पता कर लूंगा। भाई, चाय एक नंबर बनी है। आप लोग कल SDM कोर्ट पहुंचो, बाकी मैं देखता हूँ। कार्ड पे मेरा नंबर है, कोई दिक्कत है फोन करना, ठीक है? और हाँ, मुद्रा कल मिलते हैं जी। और मुद्रा ठीक लग रहा है आपको ये? देखते हैं। आज अच्छा मौका है, ठीक है? कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र वल्द सुखराम वगैरह, केस नंबर 240/20। देखो भाई लोग, बड़ी जद्दोजहद के बाद और आखिरी 6 महीना रगड़ने के बाद ये आखिरी पेशी है। आज फैसला भी हो सकता है, इसलिए जो भी मैंने सिखाया है अंदर वही बोलना है। कहीं कोई कुछ गड़बड़ की ना तो गया सब कुछ। भाई तो चला गया है,
और उसकी प्रॉपर्टी सुशीला और उसके बच्चे ले जाएंगे। और ऐसे कैसे ले जाएंगे उसके बच्चे? उस नागिन और उसके सपोलो को ना मैं फूटी कोड़ी भी नहीं देने वाला हूँ। सवाल नहीं उठता है जी। हाँ और नहीं तो क्या। आइए। चलो चलो चलो। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, ये सुशीला और उसका बाप, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? सुशीला जी, कोर्ट का ऑर्डर है हमारे पास। आपको और आपके पिताजी वीर सिंह को आपके पति की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। क्या? लेकिन ये झूठ है। अरे यही सच है, तुम सबने मिलकर मारा है हमारे भाई को। क्यों, क्या हुआ? चेहरे का रंग पीला पड़ गया ना पुलिस को देख के। इसका मतलब साफ है कि तुमने ही हमारे भाई को मारा। लेकर चलो इन दोनों को। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने पति को नहीं मार। नहीं, आप मुझे नहीं ले जा सकते। मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं। मुझे नहीं ले जा मम्मी को छोड़ो ना, मेरे मम्मी को छोड़ो ना। भाई 1.5 साल बाद भाई को इंसाफ मिल गया और हमें हमारा हक। अरे लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा हो गया यार। अरे लिया तो लिया, एक बार का टंटा खत्म। अभी वो सुशीला भाई के मर्डर केस में अंदर उसके बाप के साथ। भाई तो आने नहीं वाला ना पैसा मांगने। ले दे के वो बचे चंटू मंटू। मेरे को वो डर है उनका, वो बड़े होके ना ऐसा वापस ना आ जाए पैसा मांगने। अरे भाई, उन सपोलों को तो मैं अपना मानता ही नहीं, पता नहीं किसकी औलाद है। रही बात अपने भाई नरेंद्र की, तो पड़ा रहेगा कहीं दीवार पर टंगा हुआ। अब इतनी जगह तो उसको दे ही सकते हैं ना। अरे हमारा बड़ा भाई था। अरे जीते जी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मरते मरते तो मैं लखपति बना गया ना। ये तूने एकदम सही बात की। रोमत भाई, सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा? माँ कब आएगी और नाना जी कब आएंगे? और हम उनसे मिलने कब जा पाएंगे? आएंगे, जल्दी जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ पापा भी वापस आ जाएंगे। भैया नहीं, ये नहीं। आगे से दाहिना चौथा मकान। आगे से दाहिना चौथा मकान। शुक्रिया। देवेंद्र वो आ गया भाई। देवेंद्र वो आ गया। मैंने उसको देखा दीदी, अपनी आंखों से देखा मैंने। क्या हो गया भैया, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? जैसे भूत देख लिया कोई? मैंने अपनी आंखों से उसको देखा। इसको देख लिया भैया? अरे नरेंद्र को। क्या पागल वाली बातें कर रहे हो? अरे मरा हुआ आदमी कभी वापस आता है क्या? और आपसे कितनी बार कहा है
शराब पीने के बाद ये भूत वाली फिल्में देखना बंद करो यार। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अभी उसको देखा बड़े बाजार में अपनी आंखों से। भैया आओ, बैठो बैठो। देखो अगर वो आ भी गया ना तो उसको वापस भेज देंगे। लेकिन देवेंद्र तो समझ नहीं रहा, वो आ गया। हम भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब ठीक है। तू इतने दिन था कहाँ यार? जहां तो तेरे मौत की खबर आई थी, मुझे लगा अब तो तू कभी नहीं मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। मेरी मौत की खबर? मैं तो जिंदा था ना, मतलब जिंदा हूं ना। उस हादसे के बाद ना चोट की वजह से मेरी याददाश्त चली गई थी, लेकिन पता नहीं तेरा चेहरा और नाम मुझे कैसे याद रह गया। हाँ तो क्यों ना याद रहेगा, यारों का यार हूं मैं। मेरा चेहरा और मेरा नाम कैसे भूलेगा तू? वो तो है, लेकिन यार कमल, मैं रहता कहाँ हूँ और मेरे परिवार में कौन कौन है? तेरा सब कुछ है भाई, भरा पूरा परिवार है। बीवी है, 2 बच्चे हैं, 2 भाई हैं तेरे। बीवी, 2 बच्चे, 2 भाई? वो कहाँ है कमल? तेरा घर यहीं पास में ही है, सुरती गांव में। वहीं तेरे भाई उपेंद्र और देवेंद्र रहते हैं। लेकिन यार सुना है तेरे जाने के बाद, मैंने सुना भाभी और बच्चे अपने मायके चले गए शाहपुर में। छोटे, तू मुझे मार के यहाँ आराम से सो रहा है? हाँ? पर तू चिंता मत कर, अब मैं आ गया हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम दोनों को तुम्हारी असली जगह पे पहुंचा दूंगा। देवेंद्र वो आ गया। देवेंद्र उठ भाई, जल्दी कर। अब क्या हो गया भाई, क्या हुआ? वो सचमुच आ गया यार। अरे कौन आ गया? छोटे, उपेन, देवेन, मैं आ गया। भैया इंसान जिंदगी जीने के लिए क्या कुछ नहीं करता, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए महीनों तक, यहां तक कि सालों तक परदेश में रहकर कड़ी मेहनत मशक्कत करता है ताकि उसका परिवार हमेशा हमेशा खुशहाल जिंदगी जी सके। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक अजीबो गरीब दास्तान। ये कहानी है सुशीला की, जिसे अपने ही पति नरेंद्र के कत्ल के जुल्म में सजा हुई थी। वहीं दूसरी तरफ एक जिंदा इंसान जो अपने आप को नरेंद्र बता रहा था, वो शख्स कौन था? क्या ये नरेंद्र का कोई हमशक्ल था या फिर किसी साजिश का हिस्सा? और क्या ये साजिश नरेंद्र के भाई भूपेंद्र और उपेंद्र ने रची थी? क्या सच में सुशीला ने अपने पति नरेंद्र का कत्ल किया था या फिर उसे किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा था? कातिल कौन था, कौन जिंदा था, कौन मर चुका था और कौन साजिश रच रहा था? आइए देखते हैं। मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरे सर पे बहुत गहरी चोट लगी थी। वो तो भला उस इंसान का जो मुझे हॉस्पिटल लेके गए और कई महीनों तक मेरी सेवा चाकरी की। चोट की वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं था, मैं अपनी याददाश्त तक भूल गया था और मेरे बारे में जो कुछ भी पता था वो उसी इंसान को पता था। मेरा सारा सामान भी उसी के पास था। लेकिन एक दिन अचानक कोरोना की वजह से उसकी मौत हो गई और फिर 5 साल तक मैं दर दर की ठोकरें खाता रहा। कभी एक गांव तो कभी दूसरे गांव, कभी कुछ नौकरी कर लेता तो कभी कुछ काम कर लेता, तो कभी कोई तरस खा के मुझे खाने के लिए 2 रोटी दे देता। मुझे कुछ ज्यादा तो याद नहीं था, मुझे सिर्फ अपने दोस्त का नाम और उसका चेहरा याद था।
और मैं ज्यादा सोचने के लिए अपने दिमाग पे जोर डालता तो मुझे चक्कर आ जाते थे, मैं बेहोश हो जाता था। और फिर एक दिन अरे अरे क्या कर रहे हैं? अरे फिर से चाय गिरा दिया तूने? अरे भाई कहाँ खोया रहता है तू दिन भर? जा अपना काम कर। सब बिगाड़ दिया। अरे भाई ये इंसान कौन है जो तुम्हारी दुकान पे रहता है? पता नहीं, कुछ बोलता ही तो नहीं है। मेरे पास आया था, बोला काम चाहिए, खाना चाहिए, तो मैं भी रहम खा के रख लिया। इसे देख के तो लगता है इसे कुछ याद नहीं, सब भूल गए शायद। बाकी भगवान जाने, हमें तो नहीं पता। भाई तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? नरेंद्र। तुम कहाँ के रहने वाले हो? कोई गांव, दोस्त कुछ तो पता होगा। दोस्त? हाँ, एक मेरा दोस्त है, उसका नाम कमल है। कहाँ है वो? रुक जाओ, मैं सोशल मीडिया पे चेक करता हूँ। ये आप है फोटो में? हाँ, यही तो है मेरा दोस्त कमल, यही है। ठीक है, मैं उसे फोन लगाता हूँ। हेलो, कौन? नरेंद्र आपके दोस्त मुझे मिले यहाँ पे, उनसे बात कीजिए। हेलो, तो कमल, मैं नरेंद्र। ये तो कैसा है, किधर है तू? नरेंद्र, तू जिंदा है? अरे मैं ठीक हूँ, मैं बवई में हूँ। तू कहाँ पे है नरेंद्र? मैं उन्नाव में हूँ। उन्नाव में? अच्छा, तू एक काम कर, उन भाई साहब को फोन दे। हाँ, एक मिनट। हाँ हेलो, बोलिए। भाई साहब, ये मेरा दोस्त है, ये 5 साल पहले खो गया था। आप एक काम करो, इसको बवई में भेज दो। जी जी बिल्कुल, ठीक है, मैं भेजता हूँ। और भला उस इंसान का जो सामने से आया और मेरी मदद की, मुझे अपने दोस्त से बात करवाई और मुझे बबई की बस में बिठा दिया। और जब मैं बबई आया ना तो यहाँ की गलियां और मकान देखकर मुझे काफी कुछ याद आने लग गया। और फिर मैं कमल को मिला और उसने तुम्हारा पता दे दिया। भैया, ये सब बहुत अच्छा हुआ कि आप इतने सालों बाद घर वापस आए। हाँ भाई, वो मैं वही बोल रहा था कि आप आगे तो इससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। क्यों देवेंद्र भैया, आप एक काम करिए, आप आराम करिए, हम आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। चल देवेंद्र, चलो। अरे तो वापस आ गया, अब क्या करेंगे? और उसकी याददाश्त वापस आ गई तो हमारा तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। जमीन बेच के जो भी पैसा आया था ना, हमने सबका सब उड़ा डाला। अगर एक बार याददाश्त जा सकती है तो दोबारा भी जा सकती है ना। आप बस इतना पता लगाइए कि उन्हें घर आते समय किसी ने गांव में देखा था या नहीं।
छोटे, अरे मेरे भोले भैया, आप क्यों इतनी चिंता करते हो? अगर एक बार याददाश्त गई थी तो दोबारा चली जाएगी ना। देखो भाई, मरे हुए को मारना कोई गुनाह नहीं है, और वैसे भी उसके कत्ल के इल्जाम में वो सुशीला और उसका बाप दोनों सजा काट रहे हैं ना। आप बस उस पर नजर रखें, वो घर से बाहर जाना नहीं चाहिए। आज उसका काम तमाम कर देते हैं। एक बार उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया ना तो सारा खेल खत्म। सुशीला, सुशीला, विजय, अजय, मैं तुम्हारा पापा। पापा 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 अब किधर चले गए थे? बच्चे, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन मैं अब आ गया हूं ना। हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा। अरे भैया, ये तो बिल्कुल चमत्कार ही हो गया। जिसे हम इतने सालों तक मरा हुआ समझ रहे थे, वो तो जिंदा निकला। इसको ही तो प्रभु की लीला कहते हैं। सच कह रहे हो भाई, उस प्रभु की लीला वही जाने। नरेंद्र भाई, आपके इस तरह से गायब हो जाने के बाद बेचारे इस परिवार पे बहुत जुल्म हुआ है। तुम्हारे कत्ल के झूठे इल्जाम में आपके सगे भाइयों ने सुशीला जी और उनके पिताजी दोनों को जेल करा दी। मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा भैया। जब तक आप यहाँ पे रहेंगे ना इन सब के बीच में, कुछ ठीक नहीं होने वाला। हाँ भैया, आप हमारे साथ घर चलिए। भैया, ये लोग है ना आपके पागलपन का फायदा उठा के फिर कोई नई चाल चलेंगे। बस बहुत हो गया, बहुत बकवास कर ली तुम दोनों ने। अब मैं एक शब्द भी अपनी पत्नी के खिलाफ नहीं सुनूंगा। अरे तुम दोनों अपने आप को मेरा भाई कहते हो ना, तुम दोनों भाई नहीं कसाई हो, कसाई। तुमने अपनी मां समान भाभी को जेल भिजवा दिया, इन बच्चों को अनाथ करके इन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। बहुत खेल खेल लिया तुम दोनों ने, लेकिन अब नहीं। अब बस, अब चाल चलने की बारी मेरी है। यार, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूं, तुम चुप रहो। तुम्हारी सारी काली करतूतों का सच सामने आ गया है। भैया, यहाँ का थोड़ा सा माहौल खराब है, बाद में आते चलिए। सुशीला, तुम कैसे हो? आपको देख लिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें मेरी वजह से कितनी तकलीफें उठानी पड़ी, लेकिन मैं क्या करता। उस एक्सीडेंट के बाद मेरी याददाश्त चली गई थी। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कौन हूं, कहां हूं और क्या कर रहा हूं। वो तो भला उस इंसान का जो वक्त रहते मुझे हॉस्पिटल ले गया और मेरी जान बच गई। आप जिंदा है, मेरे लिए यही काफी है। मेरे सारे व्रत आज पूरे हो गए। ईश्वर ने मुझे मेरा पति लौटा दिया। अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरे बच्चे अब अनाथ नहीं रहे। मुझे खुशी है कि उनके सर पर उनके बाप का साया बरकरार है। सुशीला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से निकाल कर अपने घर ले चलूंगा। और जिन्होंने भी ये साजिश की है ना, उन्हें मैं सजा दिलवा कर रहूंगा। मम्मी, मम्मी। हाँ बेटा, हम आपको यहाँ से जल्दी लेकर जाएंगे। मुझे इंतजार रहेगा उस सुबह का।
देखो नरेंद्र, ये केस तो है बड़ा पेचीदा। पहले तो हमें तुम्हें जिंदा साबित करना होगा, फिर ये साबित करना है कि तुम ही नरेंद्र हो। केस है बड़ा मुश्किल पर नामुमकिन नहीं है। तुम्हें कानून पर भरोसा रखना होगा बस। लेकिन हाँ, इस केस को अदालत में नहीं बल्कि मानव अधिकार आयोग में लगवाएंगे। वहीं पर इसकी सुनवाई बेहतर हो सकती है। हाँ, देर जरूर लगेगी पर मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? पर तुम्हें हमारा साथ देते रहना होगा। क्या है ना भाई, हमारे कानून का काम करने का तरीका ही ऐसा है। देरी होगी भले बट इंसाफ जरूर मिलती है। मिश्रा जी, हम आपके पास बहुत आस लेकर आए। आप कैसे भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी पत्नी सुशीला को प्लीज जेल से छुड़वा लीजिए। वो बेकसूर है और पिछले 5 सालों में उसने बहुत दुख झेले मेरे लिए। देखो भाई, अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि अब भगवान का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने जो कहा है वो पेपर्स लेकर आना, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। और हाँ, हिम्मत मत हारना। नरेंद्र को कानून के सामने अपने आप को जिंदा साबित करना था, एक नई लड़ाई लड़नी थी। वैसे भी वो बेचारा वक्त का मारा बहुत कुछ सहन कर चुका था याददाश्त खोने के बाद, लेकिन अभी उसे और भी इम्तिहान देने थे। नियति ने उसके ही सगे भाइयों को उसके खिलाफ दुश्मन बना के खड़ा कर दिया था। उसे न केवल अपने भाइयों का सामना करना था बल्कि अपनी पत्नी को भी बेकसूर साबित करना था। देखना यह है कि क्या इस लड़ाई में कानून उसका हर कदम पे साथ देगा और क्या उपेंद्र और देवेंद्र अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे और क्या जेल से छूटकर सुशीला एक बार फिर से अपने पति और बच्चों को देख पाएगी। क्या होने वाला था इस साजिश का अंजाम, आइए देखते हैं। क्या बात है, ये लो पापा आ गए। अब पापा आप दोनों को अपने हाथों से गर्मा गर्म खाना खिलाएंगे, मेरे बहादुर बच्चे। इन 5 सालों में पता नहीं क्या क्या नहीं सहा होगा तुम लोगों ने, लेकिन अब मैं आ गया हूं ना, अब पापा तुम लोगों को अपने हाथ से गर्मा गर्म खाना खिलाएगा रोज। और तुम लोग अब नए स्कूल में भी जाओगे। पापा, माँ कब आएंगे? उनकी बहुत याद आती है। भी मैंने कहा ना मेरे बहादुर बच्चे, ऐसे साइड नहीं होते। पापा आ गए ना, अब माँ भी जल्दी आ जाएगी। नरेंद्र भाई जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं। बच्चों, अब बाकी का खाना आप दोनों अपने हाथों से पूरा करो। हाँ, उसके बाद पढ़ाई करना। मैं आता हूँ। रिस्पेक्टेड मेंबर्स, आज इस केस की 9वीं पेशी है और इन 1.5 सालों में कुछ मेंबर्स भी चेंज हो गए हैं। बहरहाल आप सभी इस केस के बारे में जानते हैं। लास्ट डेट को हमने सारे तफ्तीश करके बयानात के रिकॉर्ड सबमिट कर दिए थे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जिस इंसान के कत्ल के इल्जाम में मेरी मुवक्किल सुशीला सजा काट रही है, वो इंसान आपके सामने में बैठा हुआ है। हमें सिर्फ अपने बड़े भाई को इंसाफ दिलाना है और कुछ नहीं। बस इंसाफ दिलवाना है या फिर उसके हिस्से की प्रॉपर्टी पे हाथ भी साफ करना है? वो कैसे होगा? वो सब हम पे छोड़ दीजिए। बस प्रॉपर्टी का 20% शुल्क देना होगा। बेशक कागजों में, सरकारी रिकॉर्ड्स में वो मर चुका है, पर वो इंसान पेपर्स बना सकता है, हरे हरे नोट के चक्कर में बहक सकता है, कागजों में हेर फेर कर सकता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में सभी लोग पैसे लेकर ही काम करते हैं? नहीं नहीं नहीं, सब नहीं, पर कुछ लोग हैं ऐसे
जो इस सिस्टम को दीमक की तरह चाट कर खत्म करना चाहते हैं। चलिए मान लेते हैं कि हमारे सामने जो शख्स बैठा है वो नरेंद्र ही है, लेकिन इसका सबूत क्या है? रिस्पेक्टेड मेंबर्स, तब तो सिर्फ एक ही चारा दिखाई देता है, वो है डीएनए टेस्ट, जिससे यह साबित हो जाए कि नरेंद्र यही है। इसके भाई और बच्चों का सैंपल लेके डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। ओके, परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू जूरी, थैंक यू मेंबर्स। कन्हैया, मुझे लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। सर नरेंद्र भाई को कुछ लोग उठा के ले गए सर। क्या? सर नरेंद्र भाई ने मुझे फोन किया सर, ये देखिए सर कॉल चल रही है, उधर से सर आवाजें आ रही हैं, लोग मार रहे हैं सर उनको। अरे क्यों मार रहे हो तुम लोग? ये ले। लोकेशन पता है? सर लोकेशन नहीं पता सर। ट्रैकिंग पे डालो। यस, आप चलिए मेरे साथ। चलो। अरे मत मारो। 5 साल पहले तुमको मारने का पूरा इरादा बना लिया था, पर बच गए थे तुम। इस बार नहीं बचोगे। इस बार तुम जाओगे ऊपर और भाभी सड़ेगी जेल में। तुम्हारे वो जो 2 सपोले हैं ना, उन दोनों को तो कर देंगे हम खत्म। भाभी, भाभी तुम्हारे माँ के समान है वो। मत मारो। क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? छोड़ दो, जाने दो मुझे। ये ले, ये ले। बड़े भैया, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। अरे मारो भैया, सर में मारो इसके, बहुत दिमाग चलता है। एक बार सर हिल गया ना, याद दोबारा चली जाएगी। अरे मारो इसके सर। यादव पकड़ इसको। डंडा छोड़, डंडा छोड़। अरे पुलिस स्टेशन में बड़े सीधे अब चल अपने ससुराल चल। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से ये साबित होता है कि ये नरेंद्र हैं और ये जिंदा हैं। पिछले केस खारिज करते हुए ये कोर्ट सुशीला और वीर सिंह को बाइज्जत बरी करती है और पुलिस को ये हुक्म देती है कि देवेंद्र और उपेंद्र इन पर नए धाराओं में मुकदमे चलाए जाएं और पुलिस को ये भी हिदायत दी जाती है कि एडवोकेट परमार का लाइसेंस कैंसिल करके उन्हें भी हिरासत में लिया जाए। कोर्ट इज एडजर्न। चलिए। थैंक यू तो लेते जाइए। कानून के जानकार परमार साहब, अब कैसा महसूस हो रहा है?
अरे अब तो जेल में जाकर आप कानून की किताब अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और समझ जाइएगा कि कानून लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए होता है, ना कि उस कानून से नाइंसाफी और लोगों पर जुल्म करना। समझे? लेके जाओ इनको। चलिए। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें सारे जुल्मों से मुक्ति दिला दी। ये तो मेरा काम था। कुछ लोग भ्रम फैलाकर, कानून का गलत फायदा उठाकर न्यायालय से गलती करवा दी। उसी गलती को सुधार रहा था ताकि लोगों की आस्था न्यायालय के प्रति बनी रहे। भगवान की बात पंच परमेश्वर है। खुश हो। चले। ठीक। आज मेरी तपस्या पूरी हो गई। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मुझे सब वापस मिल गया। कभी कभी इंसान षड्यंत्र का शिकार बन जाता है, परिस्थितियों का मोहरा बन के रह जाता है, जैसे सुशीला और नरेंद्र रह गए थे। अगर आपको थोड़ा भी कानून का ज्ञान है तो आप बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से निकल सकते हैं। सुशीला के दुश्मनों ने उसे अपना मोहरा बना लिया था और सुशीला ने अपनी इस सजा को अपना मुकद्दर मान लिया था। अगर उसे थोड़ा भी कानून का ज्ञान होता तो वो अपने ऊपर लगाए गए इस झूठे इल्जाम के खिलाफ लड़ती, मगर अफसोस। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र और उपेंद्र अपनी इस छोटी सी जीत को अपना सब कुछ मान बैठे थे। वो ये भूल गए थे कि नियति का फैसला अटल होता है, जो बोगे वही काटोगे। जैसा कि उपेंद्र और देवेंद्र के साथ हुआ, उन्होंने अपने बड़े भाई नरेंद्र और उसकी पत्नी को प्रताड़ित किया और उन्हें उनके कर्मों की सजा मिली। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और हैरत अंगेज दास्तान के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है।